हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ नॉर्मलाइजेशन एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो प्रॉपर नॉर्मलाइजेशन और फंक्शनल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं कि हमें क्यों जरूरत पड़ी नॉर्मलाइजेशन की। तो यहाँ आपको गिवन है एक टेबल, इसको रिलेशनल टेबल बोलो, रिलेशनल टेबल, या सिंपल बोल सकते हो कि यहाँ एक टेबल गिवन है जिसके अंदर हमने स्टूडेंट की कुछ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की कोशिश की है। इनफैक्ट कुछ नहीं, लगभग सारी जो एक रिक्वायर्ड रहेगी स्टूडेंट के लिए इंफॉर्मेशन, वो सारी हमने एक ही टेबल में स्टोर कराई है यहाँ पे। तो यहाँ रोल नंबर अंडरलाइन है, इट मीन्स रोल नंबर इज प्राइमरी की फॉर दिस टेबल। और यहाँ कुछ मैंने सिर्फ 5 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लिखी है अबाउट देयर एज, नेम, ब्रांच कोड, ब्रांच नेम, ब्रांच एचओडी एंड एचओडी फोन नंबर। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या होगी, जो हमारे पास ये डेटा है ये हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो यहाँ क्या है, रिडंडेंसी है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या रहेगी, रिडंडेंसी रहेगी। क्यों रिडंडेंट है ये डेटा, अगेन एंड अगेन हम सेम इंफॉर्मेशन को रिपीट कर रहे हैं। बट हमारी कोशिश ये थी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन एक स्टूडेंट की वो हम एक ही टेबल में स्टोर कराएं, सो दैट अगर एक स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन हमें फेच करनी है वही एक टेबल में मिल जाए। बट ये आइडिया एक गलत हो सकता है, एक ही टेबल में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कराना। क्यों गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ रिडंडेंसी आ रही है। अब इस रिडंडेंसी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकती है वो देखते हैं। इंसर्शन एनोमली। अब अगर आपको 6 रोल नंबर कोई ऐड कराना है, विदाउट अ स्टूडेंट यू कैन नॉट ऐड अदर इंफॉर्मेशंस। मीन्स अगर स्टूडेंट है तभी आप ब्रांच कोड ऐड कर सकते हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? तब कहीं किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होते हैं, वहां ऑलरेडी ब्रांचेस हैं, उस ब्रांच में जाके स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। बट ये टेबल क्या बोल रही है, तब तक हमारे पास स्पेसिफिक कोई रोल नंबर नहीं होगा, वी कैन नॉट डिफाइन द ब्रांच कोड और ब्रांच नेम, जो कि एक गलत चीज है कि हमारे पास विदाउट अ स्टूडेंट वी कैन नॉट से दैट कि वी हैव सीएस ब्रांच और ईसीई ब्रांच। तो ये आइडिया यहाँ गलत रहेगा। इंसर्शन में हमेशा हमें प्रॉब्लम क्या रहेगी, पहली प्रॉब्लम तो यही फेस करनी पड़ेगी कि अगर एक भी स्टूडेंट नहीं है तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करा सकते टेबल में, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है कॉलेज में, ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज में है ब्रांच कोड, ऑलरेडी ब्रांचेस है वहां पे, एचओडीज है वहां पे, स्टिल वी कैन नॉट एंटर इनटू द टेबल। फर्स्ट प्रॉब्लम ये आएगी इन इंसर्शन प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर हमें इंसर्ट करनी है वैल्यूज, हमें एक साथ 10-15 स्टूडेंट्स को ऐड करना है। 10-15 स्टूडेंट कहाँ एंटर हुए, सारे के सारे सीएस ब्रांच में एंटर हुए। अगेन वी हैव टू रिपीट दिस इंफॉर्मेशन मैनी टाइम्स। तो ये भी सेकंड प्रॉब्लम रहेगी कि फिर से हमें बार बार वही बातें लिखनी पड़ेगी जिसमें टाइम वेस्ट होगा। तो ये 2 दिक्कत आ सकती है हमारे इंसर्शन करते टाइम। नेक्स्ट, अगर मॉडिफिकेशन करनी है, सपोज करो कि मुझे मॉडिफाई करना है एचओडी का कॉन्टेक्ट नंबर। अब सीएस ब्रांच का एचओडी है अतुल, हमें उसके कॉन्टेक्ट नंबर को चेंज करना है। अब आप चेंज एक जगह चेंज कर दोगे, 2 जगह चेंज कर दोगे। अब आप कभी कभी ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है कि कुछ एंट्रीज में हम कॉन्टेक्ट नंबर को अपडेट कर देंगे और कहीं पे हम अपडेट नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो मॉडिफिकेशन में हम एक और प्रॉब्लम फेस करेंगे, इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम फेस करेंगे बिकॉज ऑफ दिस टेबल, कि हम सारे इंफॉर्मेशन एक ही टेबल में एंटर करा रहे हैं। मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स वी आर राइटिंग अगेन एंड अगेन द सेम इंफॉर्मेशन। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होगी। लास्ट क्या होगा, डिलीशन करते टाइम हमें क्या प्रॉब्लम होगी। सपोज करो मुझे डिलीट करने हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स को, टेबल में मुझे स्टूडेंट्स नहीं रखने, बट अगर मैं सारे स्टूडेंट्स को डिलीट कर दूंगी अनइंटेंशनली, हम ब्रांचेस को भी डिलीट कर देंगे। हमें डिलीट करनी थी कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट, बट वो स्टूडेंट के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे ब्रांच को उड़ा रहे हैं, जो हम ऐसा नहीं चाह रहे थे। हमें ब्रांच नहीं उड़ाना था, हमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की एंट्रीज खत्म करनी थी, ये वाला पार्ट निकालना था हमें। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम फेस करेंगे। कब प्रॉब्लम फेस करेंगे, तब हम सारी इंफॉर्मेशन एक स्टूडेंट की एक ही टेबल में रख रहे हैं। तो आपने ये बात सुनी होगी, तब आप इंग्लिश में लेटर लिखते थे या फिर हम ऐसे लिखते थे। ऐसे लिखते टाइम हम क्या करते थे, एक आइडिया को एक ही पैराग्राफ में लिखते थे। उससे क्या कंफ्यूजन दूर होती थी कि हाँ ये वाली हिस्ट्री वाली बात एक पैराग्राफ में की है, उसके बाद करंट वाली बात नेक्स्ट पैराग्राफ में की है। सिमिलरली अपने डीबीएमएस में भी एक
पर्टिकुलर आइडिया है जो हम एक ही टेबल में रखें तो ज्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन रहेगी। तो वो चीज करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करनी पड़ती है। तो नॉर्मलाइजेशन बोलती क्या है कि प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग और स्प्लिटिंग टेबल सो दैट एवरी टेबल कंटेन अ सिंगल आइडिया। एक सिंगल आइडिया एक टेबल कंटेन करे, हमें इस तरह से टेबल को नॉर्मलाइज्ड करना है, स्प्लिट करना है, या आप बोल सकते हो हमें इसको डिवाइड करना है अलग अलग टेबल्स में। अब जैसे इसी टेबल को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया तो अलग अलग टेबल में बनाया। एक टेबल में मैंने सिर्फ स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन रखी कि स्टूडेंट का रोल नंबर है, नेम, एज एंड ब्रांच कोड। अब ब्रांच कोड को मैंने दूसरी टेबल में क्या बना दिया, प्राइमरी की बना दिया। और यहाँ पे ये एज अ फॉरेन की बिहेव करेगा ब्रांच कोड। ब्रांच कोड हमने यहाँ प्राइमरी की बनाया, तो यहाँ देखो कितनी बार हमें लिखना पड़ा था, 5 टाइम्स, बट यहाँ सिर्फ 2 बार लिखने से ही हमारी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। ये हमारी जो नई टेबल बनी है, ये टेबल क्या इंक्लूड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन रख रही है ब्रांच की, और ऊपर वाली टेबल किसकी इंफॉर्मेशन रख रही है, स्टूडेंट की। तो ये थोड़ा सा क्लियर विजन रहेगा कि अगर हमें ब्रांच ही खत्म करनी है तो हम इस टेबल से उड़ा दें, अगर स्टूडेंट को निकालना है तो हम इस टेबल से रिमूव करें, ताकि ये एक दूसरे को अफेक्ट ना कर पाए। होप आपको ये क्लियर होगा कि नॉर्मलाइजेशन हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे। फंक्शनल डिपेंडेंसी एक टूल है जो कि यूज किया जाता है फॉर नॉर्मलाइजेशन। तो ये चीज हम डिटेल में देखेंगे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी है क्या, कितने टाइप की है, और किस तरह से ये हेल्प करेगी टू नॉर्मलाइज द टेबल। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये हमें पता चल गया कि इट इज अ टूल फॉर नॉर्मलाइजेशन। अब फंक्शनल डिपेंडेंसीज ट्रू है, वैलिड है या नहीं है, या किस तरीके से गिवन होंगे फंक्शनल डिपेंडेंसीज, वो डिस्कस करते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी शो करने के लिए हम हमेशा यूज करते हैं अल्फा टेंड्स टू बीटा या ए टेंड्स टू बी। तो ये हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं। अब फंक्शनल डिपेंडेंसीज आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि गिवन टेबल दे दिया आपको कि कुछ टेबल में डेटा इंसर्ट कर दिया, वो गिवन है आपको, एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर वैलिड और नॉट, आर ट्रू और नॉट। इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है आपका कि कैसे आप फाइंड आउट करोगे फंक्शनल डिपेंडेंसीज वैलिड है या नहीं है। तो वो चीज देखते हैं कि आपके पास एक टेबल है, रिलेशनल टेबल आर गिवन है, विच कंटेन two sets of attribute alpha and beta. So here alpha and beta are two attributes of a given table. तो अभी हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज कैसे होगी इनके बीच में, अल्फा टू बीटा, इफ एंड ओनली इफ टी रिप्रेजेंट हियर टप्पल। अगर एक टप्पल में अल्फा की वैल्यू इक्वल है किसी दूसरे टप्पल की, मीन्स अगर एक रो में अल्फा की कुछ वैल्यू गिवन है और वो वैल्यू किस नेक्स्ट रो में या किसी और रो में भी सेम है, then you have to find बीटा। तो बीटा भी वहां सेम होना चाहिए, then only you can say that there is a functional dependency between alpha to beta। एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं कैसे होगा। सपोज करो अपने पास ये टेबल गिवन है, यहां मैं सिंपल एक इजी सी फंक्शनल डिपेंडेंसीज फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, a tends to b। क्या a tends to b ट्रू है? बात क्या बोली गई थी कि अगर एक टप्पल में अल्फा की वैल्यू किसी दूसरे टप्पल के इक्वल है, यहाँ a है। अब आप चेक करो t1 है ये, t2 हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे भी अल्फा की वैल्यू सेम है और यहाँ पे भी अल्फा की वैल्यू सेम है, अल्फा इज अवर a। तो अब हमें फाइंड आउट ये करना है कि क्या इन पोजीशंस पे बीटा भी सेम बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा, होना चाहिए सेम, देन ओनली वी कैन से दैट दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी इज ट्रू। तो यहाँ 2 है तो इन दोनों जगह पे भी 2 होना चाहिए, हाँ है 2। तो इट मीन्स a tends to b is valid functional dependency। इसी तरीके से हम FTs चेक करेंगे कि क्या वो वैलिड है या नहीं है। तो ये पूरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन जनरल फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर ऑफ 2 टाइप्स, रिडंडेंट एंड इरिडंडेंट। देखो ये 2 टाइप की ही नहीं होती, मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, बहुत सारी डिपेंडेंसीज हैं, बट इन जनरल हमें इन दोनों का पता होना चाहिए। बाकी अपने नॉर्मल फॉर्म्स में हम डिस्कस करेंगे साथ साथ की और किस तरह की डिपेंडेंसीज आ सकती है सामने। ट्रिवियल बोलते हैं हम रिडंडेंट को, एंड नॉन ट्रिवियल बोलते हैं हम इरिडंडेंट को। रिडंडेंट मींस डुप्लीकेट वैल्यूज हमें मिल रही हैं, जैसे अल्फा टेंड्स टू बीटा लिखा, अल्फा टेंड्स टू बीटा में अगर बीटा इज सबसेट ऑफ अल्फा देन इट इज ट्रिवियल FD।
एग्जाम्पल ए बी टेंस टू बी। अब यहाँ पे देखो ए बी अपने पास ऑलरेडी था, अल्फा टेंस टू बीटा का मतलब क्या होता है, इफ वी नो द वैल्यू ऑफ अल्फा देन वी कैन फाइंड बीटा। फंक्शनल डिपेंडेंसी यही बोलते हैं, इफ वी हैव वैल्यू ऑफ अल्फा देन वी कैन सर्च और वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। अब यहाँ ए बी ऑलरेडी है, तो इस फंक्शन डिपेंडेंसी ने हमें क्या नया दिया, कुछ भी नहीं, बी ऑलरेडी हमें पता ही था, वही चीजें घुमा के हमें दे रहा है, तो ये रिडंडेंट है। नॉन रिडंडेंट या इरिडंडेंट में आप देखो कि बीटा शुड नॉट बी सबसेट ऑफ अल्फा, देन यू कैन से दैट द फंक्शन डिपेंडेंसी इज नॉन ट्रिवियल। तो एग्जांपल आपको साफ विजिबल है कि हमारे पास ए था और ए ने दो नई एट्रीब्यूट्स की वैल्यू इंट्रोड्यूस करा। होप आपको ये दोनों चीजें क्लियर हैं, इन दोनों का डिफरेंस क्लियर होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या था कि हमें एक टेबल गिवन है विद 5 एट्रीब्यूट्स और कॉलम, यू कैन से दैट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग एफडी इज नॉट ट्रू। अब हमें ये चारों में से ये बताना है कि कौन से इनवैलिड है। वन बाय वन लेके चलते हैं। ए टेंस टू बीसी। अब बीसी की इकट्ठी वैल्यू हमें पिक करनी पड़ेगी। अभी अभी मैंने आपको बताया ए 3 जगह सेम है। अब बीसी की वैल्यू यहाँ पे तो ये बिहेव कर रही है, इस पे भी सेम बिहेव कर रही है और यहाँ पे भी सेम बिहेव कर रही है। इट मीन्स दिस इज वैलिड। बट क्वेश्चन में पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड, तो हमें नॉट वैलिड फाइंड आउट करनी है। तो ये तो एक तरीका मैंने आपको बता दिया कि टप्पल आप चेक करते रहो, बट कुछ शॉर्टकट्स है जिनकी हेल्प से आप इजिली इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इफ ऑल वैल्यू ऑफ अल्फा आर डिफरेंट देन डिपेंडेंसी होल्ड गुड्स। अब आप एक बात देखो कि अगर अल्फा ही सारी जगह अलग अलग है, क्या मुझे बीटा की वैल्यू चेक करने की जरूरत है? नहीं है। अल्फा किसी भी टप्पल में अगर सेम नहीं होगा तो बीटा तो हमें देखना ही नहीं है। सेम वैल्यूज पे हम बीटा की वैल्यू चेक करते हैं, तो हम वही रुक जाएंगे। इफ ऑल अल्फाज आर डिफरेंट, हम वही पॉज लगा देंगे और बोल देंगे कि दिस डिपेंडेंसी होल्ड्स गुड। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखते हैं कि इफ ऑल वैल्यूज ऑफ बीटा आर सेम देन ऑल्सो डिपेंडेंसी इज वैलिड। अल्फा ठीक है, सेम आए या डिफरेंट आए, बट इफ ऑल वैल्यूज ऑफ बीटा आर सेम, हमें तो यही चाहिए ना, बीटा भी सेम होना चाहिए हर एक टप्पल में, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है क्योंकि ऑल वैल्यूज आर सेम। सो यू कैन से दैट फंक्शन डिपेंडेंसी इज ऑल्सो वैलिड। थर्ड पॉइंट में हमें क्या करना है, सर्च एटलीस्ट 2 सेम वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, हम सर्च कर लेंगे कि कोई 2 वैल्यू है जो कि अल्फा की सेम है, वेयर वी गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ बीटा, जहां पे हमें बीटा डिफरेंट मिले। और अगर ऐसा हो रहा है देन डिपेंडेंसी इज इनवैलिड। अगर ऐसा नहीं हो रहा, हमें ऐसी कोई वैल्यूज नहीं मिल रही अल्फा की जहां बीटा डिफरेंट बिहेव कर रहा है, तो वो वैलिड है, अदरवाइज इट इज नॉट वैलिड। अब इसका फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, हमें पता चल गया कि ये क्या है, वैलिड है, बट हमें निकालना इनवैलिड। बी लिखते हैं डी ई टेंस टू सी। डी ई पे पहले हम क्या करेंगे, चेक करते हैं कि क्या सारी की सारी डी ई की वैल्यू डिफरेंट है। नहीं है, सेम है। ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू सेम है, बाकी ये दोनों डिफरेंट है। इन दोनों के लिए मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ सेम के लिए चेक करेंगे। इन दोनों पे डी ई सेम है तो वहां क्या सी सेम बिहेव कर रहा है? अब देखो मुझे इतना कुछ डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि जो सी है ना मेरा, जो बीटा है वो क्या है, सी हर जगह सेम है। मतलब यहाँ सेकंड जो स्टेप है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। ऑल वैल्यूज ऑफ बीटा आर सेम देन द डिपेंडेंसी इज वैलिड, सो दिस इज ऑल्सो वैलिड। नेक्स्ट इज सी टेंस टू डी ई। अब सी तो हर जगह सेम है, बट बीटा क्या हर जगह सेम है? नहीं है हर जगह सेम। ये यहाँ तो सेम है बट ये अलग अलग वैल्यूज दे रहा है इस पॉइंट पे, सो दिस इज इनवैलिड। नेक्स्ट चेक करते हैं बी और सी। बी और सी कहाँ कहाँ सेम है? इस पॉइंट पे सेम है, यहाँ सेम है और यहाँ सेम है। तो यहाँ इन तीनों वैल्यू से कोरस्पोंडिंगली क्या बीटा सेम बिहेव कर रहा है? बिल्कुल सेम बिहेव कर रहा है। सो डी इज ऑल्सो वैलिड एफ डी। तो आंसर क्या होगा इसका? सी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू डिपेंडेंसी, तो ये आपका सी राइट आंसर होगा। तो आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा कि कैसे हम फंक्शन डिपेंडेंसी वैलिड और इनवैलिड फाइंड आउट कर रहे हैं। बट एक बात ध्यान रखना, फंक्शनल डिपेंडेंसीज ये फाइंड आउट करना वैलिड है या इनवैलिड है वो भी डेटा के बेस पे, तो सही तरीका नहीं है ये चीज फाइंड आउट करने का, क्योंकि डेटा तो टाइम के साथ चेंज होता रहता है, अपडेट होता रहता है। तो एक कोरस्पॉन्डिंगली गिवन जो डेटा है उसके कोरस्पॉन्ड ही हम बोल पा रहे हैं कि दिस फंक्शन डिपेंडेंसी इज वैलिड और इनवैलिड।
सो वो टाइम के साथ डेटा बदलेगा तो सेंस बदलेगी फंक्शन डिपेंडेंसीज की। तो हम सिर्फ एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे बोल पा रहे हैं कि हमें इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करना है। तो होप आप इस तरह के क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। ऐसे नेट और गेट में काफी क्वेश्चन भी आए हैं, वो आप फाइंड आउट करना और कोशिश करना उनको इस मेथड से सोल्व करने की। ये कुछ 3 बेसिक जो मैंने स्टेप्स बताई आपको हेल्प करेंगे थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच।